दर्शन न्यूज। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की प्रमुख घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बुधवार को छपरा के गोवर्धन पैलेस होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ज्ञानेश्वर गौतम ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी का संगठन तेजी से बिहार में विस्तार कर रहा है और जनता को एक मजबूत राजनीतिक विकल्प देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर नव मनोनीत प्रदेश महासचिव मुन्ना सिंह और जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह का माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रवक्ता गौतम ने बताया कि मुन्ना सिंह को सारण और सिवान जिलों का प्रभार सौंपा गया है। साथ ही पार्टी की नई इकाई गठित कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है और शराबबंदी व डोमिसाइल नीति जैसे फैसले आम जनता के साथ एक क्रूर मजाक बनकर रह गया है। उन्होंने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज और वर्तमान सरकार की विफलताओं से उब चुकी जनता अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक नए विकल्प के रूप में देख रही है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महासचिव सह मीडिया सेल अध्यक्ष रंजन प्रियदर्शी, संदीप कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह, नीरज सिंह उर्फ गांधी जी, पंकज सिंह, शहजाद खान, हरेंद्र सिंह, बंटी सिंह, बालेश्वर राय, राजन सिंह और चुन्नू सिंह सहित कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। समर्थन दिया केंद्र को भी दिया है और महाराष्ट्र में जो सरकार है उसको भी हमने अपना समर्थन दिया है। हम गठबंधन के साथी हैं, लेकिन यहाँ हम गठबंधन में नहीं, हम अलग से 243 सीटों पर चुनाव करेंगे और अपने मैनिफेस्टो के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ना है। हम भाजपा का खिलाफत क्यों करेंगे? हम एनडीए का खिलाफत क्यों करेंगे? हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को अपना जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है हम उनको बताएंगे और उनको कहेंगे कि आप हमको सपोर्ट करेंगे। जब 243 सीटों पे लड़ेंगे तो हमको तो एनडीए का खिलाफ करना ही पड़ेगा ना। खिलाफत करके ही चुनाव थोड़ी होता है। जैसे आप एक चीज़ आपको बताएं, आपने कहा अभी नागालैंड में हमारे 7 विधायक थे, ठीक है, और 7 विधायक को बीजेपी ने तोड़ के अपने साथ मिला दिया। तो गठबंधन धर्म तो वहाँ बीजेपी नहीं निभाया। तो ये सत्ता की राजनीति है, हर किसी को सत्ता अपने हिसाब से चलाना है। हमारी कोशिश ये है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता के दृष्टिकोण से जिस तरीके की सरकार चाहिए वैसी सरकार बनाने की व्यवस्था करें। बहुत जो हमको जो मिला है उसको तन मन धन से पूरा करें। किस तरह से आप नए हैं और फिर आपको 15 दिन का पार्टी की तरफ से समय मिला। 15 दिन के अंदर आपको पार्टी तैयार करना है। छपरा सारण और सिवान में बहुत बड़ी चुनौती है। इन सब चुनौती के बीच में आप किस तरह से यहाँ पे अपने संगठन को मजबूत करेंगे? जहाँ तक जैसे कर लेंगे आप इनके कम। सर का आदेश भी है कि सर चुनाव यदि चाहेंगे तो किसी विधानसभा से नहीं लड़ सकते। अभी इसके बारे में वही पार्टी के लिए सिर्फ काम करें। हाँ, खाली पार्टी के लिए काम कीजिएगा। सम्मानित पत्रकार मित्रों, आज छपरा की इस पावन धरती पे हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और एक घोषणा हम लोगों को करनी है यहाँ कि हमारे बगल में जो हमारे साथी बैठे हैं मुन्ना सिंह जी, इनको हम लोगों ने प्रदेश महासचिव का दायित्व इनको दिया है और छपरा और सिवान ये 2 जिले का जो है प्रभार इनके ऊपर रहेगा और इनके नेतृत्व में संगठन को मजबूती मिले ऐसी व्यवस्था इनको करनी है। पार्टी की तरफ से जो भी आवश्यकताएं होंगी वो आवश्यकता पार्टी पूरी करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये संकल्प हम लोगों ने ले लिया है। क्योंकि हम गठबंधन के साथी हैं, आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि केंद्र में हमारी जो सरकार है उसमें हमने उनको सहयोग दिया है, महाराष्ट्र में जो सरकार है उसमें भी हमने सहयोग दिया है, लेकिन हर राजनीतिक दल अपने आप को राष्ट्रीय दल बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है और हमारी भी पहल यही है। क्योंकि बिहार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी रही है
तारिक अनवर हमारे सांसद हुआ करते थे, 4-4, 5-5 हमारे विधायक हुआ करते थे। कालांतर में बीच का जो समय हुआ 3-4 1-2 चुनाव पहले, तो उस समय हम लोगों ने संगठन पे थोड़ा ध्यान कम दिया, जिसकी वजह से हम थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, और सरकार में जिन चीज़ों को हम लोग महसूस कर रहे हैं, देखिए हम किसी को गाली देने नहीं आए हैं, हम किसी को ये कहने नहीं आए हैं कि तुम्हारी सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है। हम ये कहने आए हैं कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी। सरकार जिनको अपने तरीके से चलाना था, उन लोगों ने अपनी सरकार चलाई। आज हमारे यहाँ बिहार राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, और उस बेरोजगारी की समस्या पे किसी का ध्यान नहीं है। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने बिहार को डोमिसाइल फ्री स्टेट बना दिया। मतलब बाहर के जो विद्यार्थी हैं उनको भी बिहार में नौकरी मिल जाएगी, भले बिहार के जो बच्चे हैं उनको बाहर में नौकरी नहीं मिलेगी। तो हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि 75% जॉब्स जो हैं वो बिहार के बच्चों को मिले। ऐसी तैयारी हम लोग करके चलेंगे। दूसरी, जो बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे आपके घर में एक बड़ी समस्या उनके साथ ये होती है कि पढ़ाई लिखाई पूरी करवाने के बाद माता और पिता भी उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुमको कहीं नौकरी। जितने भी गुजरात में फैक्ट्री वगैरह लग रहा है, उसके लिए स्पेशल ट्रेन बिहार से चलाई जाएगी श्रमिकों के लिए। ऐसे में क्या ये अपमान है कि नहीं? देखिए, इसको आप अपमान के तरीके से नहीं देख सकते है क्या? इसको अपमान के तरीके से देखा नहीं जा सकता है। हर चीज़ जो होता है उसका कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। क्योंकि बिहार के बारे में ये पता है, पूरे विश्व को, पूरे देश को पता है कि बिहार से माइग्रेशन बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी मात्रा में होता है। माइग्रेशन का कारण क्या है? माइग्रेशन का कारण ये है कि हमारे पास उद्योग धंधे नहीं है ना। सरकार आज तक जो काम करती रही है उसने इस सेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये है कि बिहार के जो मजदूर हैं उन मजदूरों को बाहर जाना पड़ता है। ये बात अवश्य है कि मोदी जी को एक मैसेज ये भी देना चाहिए कि आज हम श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम ऐसी व्यवस्था भी करेंगे कि बिहार के मजदूरों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज़ मोदी जी तक पहुंच रही हो तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप श्रमिक ट्रेन अभी गुजरात के लिए चला रहे हैं, क्योंकि गुजरात में इंडस्ट्रीज बहुत हैं, वहां जाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन गुजरात जैसी स्थिति बिहार के भी हो जाए, क्योंकि जितना सीट आपको गुजरात देता है उससे कम सीट आपको बिहार भी नहीं देता है। तो बिहार को भी इंडस्ट्रियल हब बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए, और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आवाज़ मोदी जी तक पहुंचे कि बिहार को भी एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए, ताकि हमारे जो श्रमिक हैं उनको यहाँ से लद के किसी दूसरी जगह नौकरी करने नहीं जाना पड़े। सर, अभी तक आप लोग केंद्र में जो है मोदी जी का समर्थन कर रहे थे, तो फिर इसके लिए बिहार को एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए, इसके लिए कभी आपकी पार्टी आवाज उठाई है? जी हाँ, उठाएगी। नहीं, हमारी पार्टी ने आवाज उठाया भी है और अभी आने वाले समय में हम उठाएंगे भी। जैसे आपके एक साथी ने अभी एक प्रश्न किया, तो हमने यही कहा ना कि आज श्रमिक ट्रेन बिहार से चल रहा है, ये मोदी जी घोषणा कर दिए, क्योंकि पूरे देश को पता है कि यहाँ से श्रमिक बाहर पलायन करके जाते हैं और वहीं उनको रोजगार मिलता है, और उससे जो पैसा वो कमाते हैं उससे उनके परिवार का भरण पोषण होता है। हमारे यहाँ जो श्रमिक है उनका ऐसी स्थिति बनी क्यों? जब आप लोग आवाज उठा रहे थे उसके बावजूद भी बिहार के लिए कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर उनको समर्थन देने का मतलब क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार में नहीं कुछ हो रहा है ना। जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ऐसे हो तो रहा ही है, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, पलायन तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और पलायन जो आज तक नहीं रुक पाया, तो वो नहीं रुक पाया। और मुझे लगता है कि अभी इसी के लिए ट्रेन भी खोला गया। हाँ, उसके लिए ट्रेन भी खोला गया। हम आपको एक चीज बता रहे हैं, पलायन, आपने बहुत सही बात कही कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, और पलायन इतना बड़ा मुद्दा है कि इस बार कांग्रेस ने उसको एजेंडा बना लिया, पलायन रोको, है ना, बिहार बचाओ, इस तरह से करके वो लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथियों से भी एक चीज मैं अवश्य पूछूंगा कि शासन तो सबसे ज्यादा समय तक आप ही ने चलाया, तो उस समय भी तो बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाया जा सकता था, लेकिन आपने उसको नहीं बनाया। नीतीश जी की भी सरकार रही, हालांकि उद्योग धंधे को लेके सरकार को अगर अंक देना होगा 10 में से, तो भले उनको 2 या 3 अंक मिले। कुछ काम उन्होंने अवश्य किया है, लेकिन जो किया है वो कम है। हमारी पार्टी अगर आएगी तो हम ये भी घोषणा करते हैं कि बिहार में
को एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। जैसे अभी हमने चर्चा की ना कि हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग के तौर पे भी लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो एक विजन आदमी के पास होना चाहिए। प्रशांत किशोर भी यही बात कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर का अपना अलग एजेंडा है।